Hello everyone, very welcome to our channel Study PYQ and this is सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज अपन लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के PYQs। ये आप लोगों के दिसंबर 2022 में पूछे गए हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। न्यूज आप लोगों ने देख ही ली होगी कि आपका जो यूजीसी नेट ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है वो 28 अगस्त को होगा। ठीक है, पहले उसमें 28 जुलाई लिख के आया था, लेकिन अब क्या रिवाइज कर दिया उन लोगों ने, फिर से अपना सही से कर दिया है। अब उसमें 28 अगस्त आया, आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देंगे, इसमें कंजूसी नहीं करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों को पहचानिए। ए कह रहा है उत्तर पश्चिमी हिमालय राज्य भूकंप और भूस्खलन से सुवेद है। बी में बोल रहा है हिमालय पर्वतीय श्रृंखला में ज्वालामुखी प्रस्फुटन की संभावना अधिक होती है। आजकल भूकंप का पूर्वानुमान लगाना संभव हो गया है। मानव जनित गतिविधियां हिमालयी राज्यों में भूआकृतिक खतरों को त्वरित कर रही हैं। जो मानव की गतिविधियां हैं वो क्या हो रहा है, इनके कारण जो भी खतरे थे, ज्वालामुखी है, लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, या फिर आप लोगों का भूस्खलन हो रहा है, भूकंप आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है कि मानव की जो गतिविधियां है, मानव के इंटरफेरेंस के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इनके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ए और बी करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है, ए और सी करेक्ट है, ए और डी करेक्ट है। यहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सभी स्टेटमेंट्स को पढ़िए। द नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालय स्टेट आर मोर vulnerable to earthquake and landsliding. There is a high possibility of occurrence of volcanoes in Himalaya mountains. The prediction of earthquake is possible nowadays. Anthropogenic activities are accelerating geomorphic hazard in Himalayan region. बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। आज आप लोग को 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कल से आप लोगों के और 27 अगस्त तक 100 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को पर डे देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग पेपर फर्स्ट भी चाहते हैं तो कमेंट कर देंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट का भी हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग को 40 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के और 100 क्वेश्चन के करीब में आप लोगों को इसके मिल जाएंगे ज्योग्राफी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही आंसर होगा, ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी हिमालयी जो राज्य होते हैं यहाँ पे भूकंप और भूस्खलन से अधिक सुवेद होता है। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, सुभेद यानी कि असुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ज्यादातर आते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप आते ही रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए जो आपका सही ऑप्शन है, यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला में ज्वालामुखी प्रस्फुटन की संभावना अधिक होती है। देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी प्रस्फुटन कम होता है, तो ये आप लोग इसको हटा देंगे, ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। आजकल भूकंप का पूर्वानुमान संभव है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप लोग भूकंप आ जाता है उसके बाद में अपन लोग को पता चलता है कि यहाँ पे आ गया, कभी कभी पता ही नहीं चलता है। कभी कभी पहले से पूर्वानुमान लगा लेते हैं, लेकिन इतना ज्यादा अभी सक्सेस नहीं हुआ है, तो आप लोग इसको भी सही नहीं मानेंगे। मानव जनित जो गतिविधियां होती है उसके कारण हिमालयी राज्यों में भू आकृतिक खतरों को त्वरित कर रही हैं, ये आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, ए और डी करेक्ट है, जो आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन दिया गया है डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए और डी करेक्ट है। जैसे मानव की गतिविधियां क्या होती हैं, पेड़ों को काट दिया इंसानों ने, वहां पे अपने घर बना लिए, नदियां हैं उनमें बांध बना लिए, और जो नदियों के बांध हैं जैसे इनको अपन रोक सकते हैं। जंगलों का ये लोग विनाश कर रहे हैं, इसके कारण भी मानव की जो गतिविधियां हैं, ये भी मानव की गतिविधियां हैं, इसके कारण आप लोगों को ज्यादातर भूस्खलन देखने को मिलता है। जब पेड़ लगे होते हैं लाइन लाइन बाई लाइन से, तो जो लैंडस्लाइडिंग होती है उसकी संभावना काफी कम हो जाती है। लेकिन आप लोग जब पेड़ों को काट दोगे तो लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बाढ़ में कमी लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से गैर संरचनात्मक उपायों को प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, पहले तो आप इसको जान लीजिए, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक दो में बांटा गया है। बाढ़ के जो निम्नलिखित में थे उपायों को गैर संरचनात्मक और संरचनात्मक में बांटा गया है। अब यहाँ पे ये दिए गए हैं, आर्द्र भूमि को बनाए रखना, तटबंधों और बाढ़ रोधी दीवारों के निर्माण के द्वारा तट किनारों से ऊपर अतिवाह की रोकथाम करना, बाढ़ के बारे में भविष्यवाणी करना, चेतावनी सेवाएं देना, आपदा राहत बाढ़ का प्रतिरोध करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाएं करना।
ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आप लोगों को, ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी सी डी सही, या फिर ए सी डी सही है। इंग्लिश में भी देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन स्ट्रक्चरल मेजर यूज्ड टू मिटिगेट फ्लड? मेंटेनिंग wetlands, prevention of overbank spilling by the construction of embankments and flood walls, flood forecasting and warning service, disaster relief, flood fighting and public health measures। बताइए यहाँ पे कौन कौन सा होगा जो कि गैर संरचनात्मक में आएगा, बताइए, नॉन स्ट्रक्चरल में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो गैर संरचनात्मक में आप लोग शामिल करोगे वो हो जाएगा तटबंधों और जो बाढ़ रोधी दीवार है इनको बनाना, तट के किनारे अति बहाव की रोकथाम करना, ये आप लोगों का गैर संरचनात्मक में आ जाएगा। बाढ़ के बारे में भविष्यवाणी करेंगे, चेतावनी लोगों को दे देंगे तो वहां से वो लोग हट जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, एक नॉन स्ट्रक्चरल हो जाएगा। आपदा राहत बाढ़ का प्रतिरोध करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय देखना, तो ये भी आप लोगों का किस में आएगा, गैर संरचनात्मक में आएगा। जो ऑप्शन सही होगा वो आप लोगों का सी हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, मैंने यहीं पे लगा दिया, थर्ड ऑप्शन बी सी डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो बाढ़ आती है इसके प्रबंधन के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें आप लोग का राष्ट्रीय जल नीति आती है 2012। ठीक है, इसके तहत कई सारे प्रबंधन आए थे, और भी एक बना था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2005 में बना था, याद है आप लोगों को, 2005 में बना था। ठीक है, और इसमें किस किस का गठन हुआ था, एन डी एन ए, एनडीएमए और जो एनडीआरएफ, इनका गठन हुआ था 2005 में। ये भी किसके लिए हुआ था, जो बाढ़ आपदा है इनके प्रबंधन के लिए हुआ था। संरचनात्मक उपाय में आप लोग शामिल करना चाहें तो एक मिनट जगह देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक में आप लोग शामिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए तटबंध हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कटाव को रोकने के लिए। इसके बाद में आप लोगों का आता है संरचनात्मक में ही, जो जल निकास होते हैं जहां से आप लोग का जल आता है उनका सुदृढ़ करना, जहां से टूट फूट हुई है उनको सुधारना, ये भी आप लोगों का स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और जो तटीय सुरक्षा है उनके लिए दीवारें बनाना, ये भी आप लोगों का स्ट्रक्चर में आएगा। अब गैर संरचनात्मक जैसे आप लोग आश्रय गृह बना दो लोगों के रुकने के लिए, बाढ़ आ गई है अब वो लोग कहाँ रुकेंगे, तो आप उनके लिए एक वहीं और पास में कोई अच्छा सा मतलब धर्मशाला टाइप में, घर टाइप में बना दो जहाँ पे उनके खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाए और वहां पे उनके रुकने सोने की भी व्यवस्था हो जाए। और भी यहाँ पे कई सारी आप लोग कर सकते हैं, और जो जगह है उनसे बाढ़ सुरक्षित बना सको कि इतने में आप लोग बांटते हैं, यहाँ तक ये बाढ़ एरिया है, यहाँ से आप लोग घर ना बनाए, इससे आगे बनाए, तो ये भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उस बाढ़ क्षेत्र को बांट सकते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आती है। नदी बेसिन बना सकते हैं, ये भी गैर संरचनात्मक में आता है। आर्द्र भूमि बना सकते हैं आप लोग। और जो बाढ़ के बारे में भविष्यवाणी चेतावनी वो लोग आप दे ही सकते हैं। कुछ जैसे बाढ़ के बारे में पता चल जाती है, सबसे पहले जानवरों को पता चलती है, वो लोग अपनी जगह से हिलने डुलने लगते हैं, तो उनको देख करके भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ बाढ़ आने की संभावना हो रही है, ये लोग अपनी जगह से हिल डुल रहे हैं। तो ये सब क्या है आप लोगों का गैर संरचनात्मक उपाय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से ऑर्गेनिक अणु हैं जिनमें नाइट्रोजन समाविष्ट होता है। ठीक है, बताइए कौन कौन से इसमें अणु है जिनमें नाइट्रोजन होता है। अमीनो अम्ल में होता है, ओजोन में, पेप्टाइड्स में, प्रोटीन में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। इसमें तो इंग्लिश तो दिया है लेकिन वही नाम है। ठीक है, अमीनो एसिड है ओजोन, पेप्टाइड्स हो जाएगा, प्रोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन इनके नीचे दिए गए हैं, आप लोग को दिख रहे होंगे। तो कौन से हैं इनमें ऑर्गेनिक अणु जिनमें नाइट्रोजन होता है। देखिए नाइट्रोजन आप लोगों को किस किस में होता है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जो अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके बाद में आप लोग का ओजोन में नाइट्रोजन नहीं होता है। ठीक है, पेप्टाइड्स में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। और
प्रोटीन में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके बाद में जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे आप लोगों को नाइट्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा ए, सी और डी, तीन ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड वाला यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, आगे जनगणना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, एक मिनट पहले आपको क्वेश्चन देख लूं, पूरा दिख रहा है ना? दिख रहा है। चलो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कार्य स्थिति की भिन्न श्रेणियों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से प्रस्तुत करता है? बताइए कौन सा करता है यहाँ पे। 0 से 3 माह, 3 से 6 माह, 0 से 60 माह, 6 से 12 माह, 1 से 2 माह। ठीक है, ये आपको 0 से 6 माह कर लेना, इसको 60 दे दिया है, गलत दिया है इसको। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आप लोगों को ए बी डी ई, सी डी ई, बी डी ई, ए बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्क स्टेटस एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011? 0 to 3 months, 3 to 6 month, 0 to 6 month, 6 to 12 month, 1 to 2 year। बताइए कौन सा होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो शामिल किया गया है वो कौन कौन सा किया गया है कार्य के अनुसार। तो यहाँ पे आप लोग का एक तो किया गया है 0 से 3 माह। ठीक है, 0 से 3 माह किया गया है, 3 से 6 माह किया गया है यहाँ पे। ठीक है, 3 से 6 माह हो जाएगा, और 6 से 12 माह किया गया है। तो आप लोगों का जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है वो ए बी डी हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये किस तरीके से बांटा गया है इसको। 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार जो श्रमिक थे उनके कार्य के अनुसार बांटा गया था। तो जैसे दो तरीके के श्रमिक रखे गए थे। पहला यहाँ पे मुख्य श्रमिक रखा गया था, मुख्य श्रमिक। ठीक है, ये मुख्य श्रमिक कौन होते थे? जो 6 माह से अधिक कार्य करते थे। ठीक है, 6 माह से अधिक कार्य करते थे। दूसरा यहाँ पे रखे गए थे सीमांत श्रमिक। यहाँ लिख लीजिए, सीमांत श्रमिक। इनको रखा गया था जो 6 महीने से कम कार्य करते हैं। क्या करते हैं? 6 महीने से कम कार्य करते हैं, इनको रखा गया था। अब जो सीमांत श्रमिक है इनको भी दो वर्गों में बांटा गया था। एक तो वो जो 3 महीने से तो ज्यादा कार्य करते हैं लेकिन 6 महीने से कम कार्य करते हैं। दूसरा तीन जो सीमांत श्रमिक में रखा गया था उनको जो 3 महीने से कम कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोगों से यही पूछा गया है कि कार्य की स्थिति के अनुसार जो श्रमिक थे उनको किन किन रूप में बांटा गया था। तो आपका 0 से 3 माह हो जाएगा, ये सीमांत श्रमिक में आता है। 3 से 6 माह, ये भी सीमांत श्रमिक में आता है। 6 से 12 माह, ये आप लोगों का मुख्य श्रमिक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, किसी नगर की नगरीय आकारिकी की विशेषताओं को निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं? नगरों की आंतरिक संरचना एवं नगरों का विन्यास। नगर की परिभाषा पूछ रहे हैं आप लोगों से, उसमें किस किस को आप लोग शामिल करोगे? ठीक है, इसके बाद में नगरों की नगर में मार्गों एवं भवनों का विन्यास, किसी क्षेत्र जनपद के भीतर प्रकार्यात्मक खंड, देश क्षेत्र के विकास का इतिहास, नगरों में भूमि उपयोग नियोजन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को दिए गए हैं ए बी सी डी, ए बी सी ई, ए बी ई और ए बी डी ई। बताइए कौन से आप नगरों में शामिल करोगे, किसको करोगे? इंग्लिश में देख लीजिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स accurately represents feature of urban morphology of a town? Internal structure and arrangement of town, arrangement of road and building in towns, functional zone within a region and district, history of development of country region, लैंड यूज प्लानिंग इन टाउन। बताइए किस किस को आप लोग नगर में शामिल करते हैं। आप लोग नगर को तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, किस किस को यहाँ पे शामिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नगर की परिभाषा आप लोगों से पूछ रहा है ये कि नगर की आकार की आप लोग कैसे उनकी विशेषताओं को सम्मिलित करेंगे, किस तरीके से आप लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर नगरों में सबसे पहले उनकी आंतरिक संरचना को रखा जाएगा।
उनके और उनके नगरों का विन्यास रखा जाएगा। इसके बाद में नगर के मार्गों को भी ध्यान में रखा जाएगा, जो भवनों का विन्यास लगा हुआ है, स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उनका, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे बता रहा है कि जनपद के भीतर प्रकारात्मक खंड, इसको नहीं रखा जाएगा। देश क्षेत्र क्या होगा यार यहाँ पे? इसके विकास का इतिहास, इतिहास मायने नहीं रखता यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप लोग का हट जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे नगरों में भूमि उपयोग नियोजन, इसको रखा जाएगा, ठीक है। नगरों में जो भूमि उपयोग है, नियोजन है, वो आपका जरूरी है, तभी तो वो नगरीय होगा, नहीं तो वो गांव शामिल नहीं हो जाएगा। नियोजन प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है। ए होगा, बी होगा और ई होगा। तीन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ए बी ई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कॉफी दक्षिणी इथोपियन उच्च भूमि का मूल पौधा है, ठीक है। शीतोष्ण अक्षांशों के शुष्क एवं गर्म प्रदेशों में मुख्यतः मोरिनो या फिर मेरिनो भेड़ को रखा जाता है। रेशम उद्योग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक सस्ते महिला श्रमिकों की उपलब्धता है। कॉफी के तीन प्रमुख प्रकारों में से रोबुस्टा कॉफी का विश्व व्यापार सर्वाधिक महत्व रखता है। आंसर कीजिए इसका, इंग्लिश में भी देख लीजिए पहले यहाँ पे। Which of the following statement are correct? Coffee is a native plant of southern Ethiopian highland. Merino sheep are kept chiefly in the drier and warmer region of temperate latitude. The most important factor affecting the silk industry is the availability of cheap female labor. Robusta coffee is the most important in the world. Trade among three major type of coffee. Coffee contains tannin acid. ये आपका ई इसमें नहीं है क्या? एक मिनट। हाँ है तो नहीं, कॉफी में टेनिन अम्ल होता है। ऑप्शन आप लोग के सी में दिए गए हैं। ए सी डी सही है, ए बी सी सही है, बी डी ई या फिर सी डी ई। आंसर कीजिए फटाफट से। चलिए देखिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कॉफी जो है दक्षिण इथोपियन उच्च भूमि का पौधा है, ये बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत जो होती है इथोपियन से ही होती है, वहीं के लोग इसको कॉफी को गर्म करके फिर इसमें मतलब दूध वूध मिक्स करके इस तरीके से पीते थे। फिर इसका फैला हुआ इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के बाद में ये पूरी फिर आपका फैल गया था। एक मिनट। अफ्रीका में, फिर इसके बाद में ये यूरोप में फैला, उसके बाद में ये पूरे विश्व में फैल गया। शीतोष्ण अक्षांशों में शुष्क तथा गर्म प्रदेशों में मेरिनो भेड़ों को रखा जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, मेरिनो भेड़ों को रखा जाता है। वो भी शीतोष्ण अक्षांश होते हैं, शुष्क और गर्म अक्षांश होते हैं। ये जो मेरिनो भेड़ होती है, इसकी जो ऊन होती है ना, इसके जो बाल होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ज्यादा महीन होते हैं, घरेलू भेड़ होती है ये। और इनको घर में ही पाला जाता है, ठंडे प्रदेशों में ये पाई जाती हैं। जो इनकी ऊन होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट मुलायम होती है, मुलायम ऊन होती है इनकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कॉफी के तीन प्रकारों में से रोबस्टा कॉफी का विश्व व्यापार सर्वाधिक महत्व होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। कॉफी में टेनिन अम्ल होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए बी सी सही हो जाएगा। ए बी सी यहाँ पे सेकंड में दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मापक संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक एचडीआई में सम्मिलित है? एचडीआई में किस किस को रखा गया है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय को, साक्षरता को, जीवन प्रत्याशा को, शिशु मृत्यु दर को, या फिर प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग को। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आज कंसिडर्ड इन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई? पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बताइए किस किस को यहाँ पे शामिल किया गया है एचडीआई में? देखिए जो एचडीआई में है, इसको शामिल किया गया है प्रति व्यक्ति आय को किया गया है, पर कैपिटा इनकम को इसमें शामिल किया गया है, लिटरेसी को शामिल किया गया है, जीवन प्रत्याशा को शामिल किया गया है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ए बी सी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
HDI 2021 से 22 में इसकी पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। तो तब की जो थीम क्या थी? थीम थी यहाँ पे अनिश्चित समय में अनिश्चित समय में अनुसुलझा जीवन परिवर्तन। अनुसुलझा जीवन परिवर्तन में एक दुनिया। हमारे भविष्य को आकार देना। ठीक है। HDI में किस किस को शामिल किया जाता है उन संकेतों को और देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा देखी जाती है। तो भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 67.2 है। ठीक है, 2 वर्ष है। स्कूली शिक्षा की अपेक्षित वर्ष इनको रखा गया है 11.9। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर रखा गया है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.2। ठीक है। आ- शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 11.9। शिक्षा के औसत वर्ष 6.7। और आपकी सकल राष्ट्रीय आय 6590 अमेरिकी डॉलर है ये। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से 2022 में पूछा गया था, तब HDI कितना था? 122 था इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतिगामी विश्लेषण की निम्नलिखित पूर्व धारणाओं पर विचार कीजिए। निर्भर चर के मूल्य मानों का वितरण सामान्य होता है। अवशिष्टों के मूल्य का वितरण विषम होता है। निर्भर चर का प्रसरण स्वतंत्र चर के सभी मूल्यों के लिए नियत होता है। अवशिष्ट के मूल्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ए बी और डी करेक्ट है, ए और बी करेक्ट है, ए सी डी करेक्ट है, या फिर बी सी ई करेक्ट है। यहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग एजम्पशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। द वैल्यू ऑफ रेजिडुअल हैव sucked skewed distribution. The variance of dependent variable is constant for all value of independent variable. The value of residual and independent to each other. बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर इसका सही होगा? चलिए यहाँ पे देखिए, ए में बोल रहा है ये कि निर्भर चर के मूल्य मानों का वितरण प्रसामान्य होता है, यानी कि सामान्य नहीं होता है। तो ये सही है या गलत है? ये सही है। ठीक है, सामान्य नहीं होता है। अवशिष्ट के मूल्यों का वितरण विषम होता है। बताइए विषम होता है या सम होता है? तो यहाँ पे देखिए जो अवशिष्टों के मूल्य का वितरण है ये सम होता है, विषम नहीं होता है। यहाँ पे इसको काट देंगे आप लोग, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। निर्भर चर का प्रसरण स्वतंत्र चर के सभी मूल्यों के लिए नियत होता है, तो ए सी ई भी सही हो जाएगा आप लोगों का। और इसके बाद में अवशिष्ट के मूल्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये भी सही है, डी भी करेक्ट है। ए सी डी करेक्ट हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाते, सेशन लंबा हो जाएगा। भारत में यातायात और संरचना से संबंधित निम्न कथनों का अवलोकन करें। भारत के संपूर्ण सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा 2% से भी कम है। बीआरओ सड़क सीमा संगठन के दुर्गम क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, हवाई अड्डों की इमारत जैसे बुनियादी सुविधा इनके निर्माण के लिए भी परियोजना शुरू की है। भारतीय रेल को संचालन और प्रबंधन के लिए 16 जोनों में विभाजित किया गया है। ये 2022 में पूछा गया था, ठीक है, इसलिए 16 जोन आप लोग याद रखना। एबीजे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का निर्माण कच्चे पेट्रोलियम के शोधन के लिए उसकी आपूर्ति भारत के महाद्वीपीय भागों में करने के लिए किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? इंग्लिश में फटाफट से देख लीजिए। अरे यार, इसका इंग्लिश वर्जन नहीं आया, हिंदी में देखिए। ठीक है, इसमें वैसे ज्यादा इंग्लिश में दिक्कत नहीं है। बताइए यहाँ पे कौन कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो यहाँ पर भारत के संपूर्ण सड़क नेटवर्क के राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा 2% से भी कम है। ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका हिस्सा अगर देखा जाए तो 2% से भी कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। बीआरओ सड़क सीमा संगठन ने दुर्गम क्षेत्रों, स्कूल, अस्पताल, हवाई अड्डों इनकी इमारत जैसे बुनियादी सुविधा निर्माण के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये भी सही हो जाएगा, आप लोगों का बी ऑप्शन सही है। भारतीय रेल के संचालन और प्रबंधन के लिए 16 जोन में विभाजित किया गया है। तो देखिए, आयोग ने तो इसको सही माना है, लेकिन आप लोग अगर पढ़े इसके बारे में जाने तो जो 2019 में रेलवे मंडल था इनका विस्तार हुआ था और जोन जो बन गए थे यहाँ पे 18 बन गए थे। अभी मैंने इसका शायद इंग्लिश वर्जन लगा नहीं पाया, वहां पे ईस्टर्न पूछा था, पूर्वी पूछा था। पूर्वी में अगर पूछा जाए तो पूर्वी में आप लोग के जो पूरब में जोनों की संख्या थी वो 16 थी, इसलिए उन्होंने क्या माना था, 16 सही माना था। ठीक है, 16 को यहाँ पे उन्होंने करेक्ट माना था, तो इसलिए आप लोग ए बी सी करके चलेंगे। लेकिन इसको आप लोग ऐसे तरीके से नोट कर लेना कि अब जो जोनों की संख्या है वो कितनी है, 18 है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कौन कौन से हैं इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप लोगों का मुंबई है, दिल्ली है, उत्तर रेलवे में आता है आप लोगों का, गोरखपुर हो जाएगा, गुवाहाटी है, कोलकाता, और दक्षिण पूर्व रेलवे में आप लोगों का गार्डन रीच आता है, सिकंदराबाद आ जाएगा, जो चेन्नई सेंट्रल आ जाएगा यहाँ पे आपका। और भी है कई सारे, जैसे मुंबई चर्च गेट का आता है, हुबली, जयपुर, इलाहाबाद, बिलासपुर, जबलपुर, भुवनेश्वर, हजीरापुर, हाजीपुर है आप लोगों का, कोलकाता है, विशाखापत्तनम है। ये सभी क्या हो जाएंगे आप लोगों के 18 जोन बने हुए हैं अभी 2019 के बाद से। ठीक है, इनको आप लोग नेट से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगी। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन से कथन सही है? रेड्डी तमिलनाडु की प्रभुत्वशाली प्रमुख भूस्वामी जाति है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाट भूमिहीन जाति है। कुर्मी पूर्वी भारत की कृषि व्यवसाय कृषक जाति है। पटेल पश्चिम भारत की भूस्वामी जाति है। नाबुंदरी केरल के ब्राह्मण है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है उसको आप लोग को चुनना है। ए बी सी करेक्ट है, बी सी डी करेक्ट है, सी डी ई करेक्ट है, या फिर आपके बी सी ई करेक्ट है। यहाँ पे देख लीजिए, रेडी इज द डोमिनेंट लैंड ओनिंग कास्ट ऑफ तमिलनाडु, जाट इज द लैंडलेस कास्ट ऑफ हरियाणा एंड यूपी, कुर्मी इज द एग्रेरियन कास्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, पटेल इज द लैंड ओनिंग कास्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, नंबूदरी आर द ब्राह्मण ऑफ केरला। कौन से करेक्ट है यहाँ पे? फटाफट से बताइए आप लोगों ने। ठीक है, सभी कास्ट को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? चलिए देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो रेड्डी तमिलनाडु है ये प्रभुत्वशाली है, प्रमुख भूस्वामी जाति है। कहाँ की? कहाँ की बताओ? तो ये क्या हो जाएगा, जो रेड्डी तमिलनाडु है प्रभुत्वशाली भूस्वामी है, भूस्वामी तो नहीं है ये, इसको हटा देंगे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाट भूमिहीन है, ये तो यार गलत हो गया, जाटों के पास में खेती नहीं होगी, गलत हो जाएगा। कुर्मी पूर्वी भारत की कृषि व्यवसायी कृषक जाति है, ये सही हो जाएगा। पटेल पश्चिमी भारत की भूस्वामी जनजाति है, जाति है सॉरी।
ये सही हो जाएगा आपका। नागुंदरी केरल के ब्राह्मण है, ये भी सही हो जाएगा। सी डी ई तीन ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुर्मी दी गई है, ये कहाँ पर देखने को मिलती है? भारत की कृषि व्यवसायी जाति है। तो ये देखने को कहाँ मिलेगी आप लोगों को? जो आप लोगों का गंगा का मैदान क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो भी कौन से में? पूरब वाले हिस्से में, ठीक है। इनको कई नाम से और जानते हैं आप लोग। यहाँ पे कुर्मी नहीं पहचान पा रहे हैं तो इनको कुनबी बोला जाता है, कुर्मी बोला जाता है, कुनबी बोला जाता है, कई नाम इनके हो जाएंगे। पर आप लोग कुर्मी याद रखिएगा, इसमें कुर्मी दिया गया है। वैसे आप लोग को तो आगे आएगा ही, तो इससे पहचान जाओगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये पटेल आप लोगों को पश्चिमी भारत की भूस्वामी बता रहा है। ये जाति कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी? जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, और बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे ये निवास करते हैं पटेल लोग, ठीक है। ठीक है, ये पटेल साहब है। चले आगे देखें। भौगोलिक चिंतन में चीन के योगदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? क्या क्या योगदान किया है चीन ने? बताओ, पढ़िए ऑप्शंस। चीन के विद्वानों ने आयताकार निर्देशांक प्रणाली के आधार पर मानचित्र कला की वैज्ञानिक विधि को सबसे पहले विकसित किया था। उन्होंने मानसून की आवधिक प्रकृति के विचार सबसे पहले प्रस्तुत किए थे। उन्होंने पता लगाया कि अफ्रीका त्रिभुजाकार है, जिसका शीर्ष दक्षिण की ओर है, जबकि समकालीन मानचित्र में इसका शीर्ष सदैव पूरब की ओर दर्शा गया था। उनका मत था कि भूगोल का संबंध अलग अलग पौधों से नहीं, बल्कि पौधों और जीवों के आवरण से है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं बी, सी डी, ए बी और ए सी। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तब तक अपन लोग चलते हैं इंग्लिश वर्जन में, ठीक है। पढ़िए इस इंग्लिश वर्जन को। है, इसमें यही लगा दिया क्या मैंने? अच्छा हाँ, ये रहा। पढ़िए इसको। Chinese scholar first developed a scientific method of cartography based on rectangular coordination system. They were the first who put forward the idea of periodic nature of monsoon. They recognized that Africa was a southward pointing triangle, whereas a contemporary map was always represented as pointing eastward. They appointed that geography is not concerned with the individual plant but rather with the plant and animal cover. फटाफट से पढ़िए, इसका आंसर कीजिए आप लोग। करिए फटाफट से आंसर। चलो, कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे चीन के लोगों के बारे में पूछा गया, यहाँ पे क्या योगदान दिए चीनी लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि चीन के विद्वानों ने आयताकार निर्देशांक प्रणाली के आधार पर मानचित्र कला की वैज्ञानिक विधि को सबसे पहले विकसित किया गया था। ये आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, ए करेक्ट है, ठीक है। बी में कह रहा है ये कि उन्होंने मानसून की आवधिक प्रकृति का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ये गलत हो जाएगा। उन्होंने पता लगाया था कि अफ्रीका त्रिभुजाकार है, जिसका शीर्ष दक्षिण की ओर है, जबकि समकालीन मानचित्रों में इसका शीर्ष सदैव पूरब की ओर दिखाया गया है। तो ये भी चीनी लोगों का ही कहना था, ठीक है। ये भी किसका कहना था? चीनी लोगों का ही कहना था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उनका मत था कि भूगोल का संबंध अलग अलग पौधों से नहीं, बल्कि पौधों और जीवों के आवरण से है। ये उनका गलत था। तो यहाँ पे आप लोग का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और सी करेक्ट है दोनों, ठीक है। ए एंड सी यहाँ पे आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, केपीओ, ठीक है।
पंचम सेवाओं के अंतर्गत आती है। शोध एवं विकास, R&D गतिविधियां और ई लर्निंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ के उदाहरण हो जाएंगे। बीपीओ केपीओ से भिन्न है क्योंकि उसमें उच्च कौशल प्राप्त श्रमिक सम्मिलित होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है, सस्ते और कौशल पूर्ण श्रमिकों की उपलब्धता के कारण भारत जैसे देश में आउटसोर्सिंग आ रही है। बताइए क्या सही होगा यहाँ पे। पढ़िए फटाफट से। इंग्लिश में भी देख लीजिए, आप लोग बोलोगे दिखाया नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग केपीओ कम अंडर क्वाइनरी सर्विस, research and development R&D activity, e-learning are example of business process outsourcing. The BPO is distinct from KPO as involved highly skilled workers. Outsourcing is coming to countries like India due to availability of cheap and skilled workers. बताइए क्या आंसर होगा इसका फटाफट से। देखिए यहाँ पे आप लोग ऑप्शन की तरफ में जाएंगे तो नॉलेज एंड प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग केपीओ पंचम सेवाओं के अंतर्गत आती है। ये आप लोगों का ऑप्शन जो दिया गया सही हो जाएगा। ठीक है। शोध एवं विकास, R&D गतिविधियां और ई लर्निंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर इनके उदाहरण बता रही है ये। तो बी ऑप्शन आप लोग का गलत हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग आते हैं, बीपीओ केपीओ से भिन्न है क्योंकि उसमें उच्च कौशल प्राप्त श्रमिक सम्मिलित होते हैं। इसमें उच्च कौशल प्राप्त श्रमिक तो नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा आप लोगों का। सस्ते और कौशलपूर्ण श्रमिकों की उपलब्धता के कारण भारत जैसे देश में आउटसोर्सिंग आ रही है। तो ये आप लोगों का सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे भारत में काफी सस्ते श्रमिक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसके कारण क्या हो रहा है, आउटसोर्सिंग आ रही है, बाहर के लोग में ये काम करने जा रहे हैं लोग। तो ये आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और डी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आप लोग जाएंगे सही हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द दिया था पंचम, इसको समझ लो। पंचम सेवा दी गई थी। पंचम सेवा क्या है बताओ, आंसर कीजिए आप लोग, थोड़ा सा बताइए मुझे। पंचम सेवा क्या होती है? देखिए पंचम सेवाएं जो क्या होती हैं, अब जो नई नई तकनीकों पर आधारित है। इसमें क्या होता है, ये जो गोल्ड कॉलर वर्कर्स कार्य करते हैं, कौन करते हैं? जो गोल्ड कॉलर वर्कर होते हैं। ठीक है, ये गोल्ड कॉलर वर्कर्स इसमें कार्य करते हैं। जो नई तकनीकों का उपयोग करके, डेटा एनालिसिस करके इसका उपयोग किया जाता है, इसके माध्यम से विचारों का निर्माण किया जाता है। कोई भी आप लोग कार्य करते हैं, नॉलेज जो नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के माध्यम माध्यम से, वो आप लोग का किस में आता है? पंचम सेवाओं में आता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के कुल मूल्यों को व्यापार का परिमाण माना जाता है। व्यापार के परिमाण में केवल वस्तुओं का व्यापार सम्मिलित है। भारत आसियान का संस्थापक सदस्य है। लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत पर किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा को डंप करना कहा जाता है। इंग्लिश भी इसकी देख लीजिए यहाँ पे। Which of the following statement are correct? A total value of goods and service traded is considered to be the volume of trade. Volume of trade, only trade of goods. India is a founder of ASEAN bloc. The practice of selling commodity in two countries are a price that differs for region not relate to cost is called dumping. ए एंड सी करेक्ट है, ए एंड डी करेक्ट है, बी सी एंड डी ओनली, बी एंड डी। यहाँ पे बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया गया है, आप लोग हिंदी की तरफ में चलते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के कुल मूल्य को व्यापार का परिमाण माना जाता है। कुल मूल्य को माना जाता है व्यापार का परिमाण, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। व्यापार के परिमाण में केवल वस्तुओं का व्यापार सम्मिलित होता है। ये आप लोग सही कर देंगे इसको। ठीक है। भारत आसियान
ASEAN का संस्थापक सदस्य रहा है या फिर है, इसको आप लोग गलत कर देंगे। लागत की दृष्टि से नहीं, वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत पर किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा को कहा जाता है डंप। ठीक है, आप लोग को कहीं पर 100 मिल रहा है, कहीं पर 120 का भाव मिल रहा है, ये आपका अलग देश है, ये आपका अलग देश है, एक ही जगह से चीजें जा रही हैं, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, डंप करना बोल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सही ऑप्शन है ए, सॉरी ए तो नहीं था यहाँ पे, बी और डी, फोर्थ ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसियान में 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य संस्थापक रहे थे, कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। ब्रुनेई रहा था, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, और स्थापना इसकी हुई थी 8 अगस्त 1967 को, आसियान की स्थापना हुई थी। अभी इसका एक और क्वेश्चन है आगे, वहां पे मैं इसको पूरा बताऊंगी। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसमें संस्थापक सदस्यों में रखा गया था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, भारत इसमें शामिल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जीवाश्म ईंधन और परमाणु ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत मुख्यतः प्रकृति की शक्तियां हैं जो कि संधारणीय है और आमतौर पर भारी पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करती है। ऊर्जा का उपयोग मानव प्रवृत्त जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदानकर्ता हो गया है। परमाणु शक्ति संयंत्रों ने ग्रीन हाउस गैसों का शून्य उत्सर्जन होता है। ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों की सापेक्षिक कीमतें मांग को प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ACD, ADE, BDE, CDE। इंग्लिश वर्जन इसका ये रहा। Which of the following are correct statement? Fossil fuel and nuclear fuel are non-renewable source of energy. The source of renewable energy are mainly force of nature that are sustainable and that usually cause huge environment pollution. Energy used in one of the main contributor of human induced climate change. There are zero emission of greenhouse gases from nuclear power plant. The relative price of different type of energy do not influence demand. ऑप्शन यहाँ पे ACD, ADE, BDE और CDE दिए गए हैं। अब आप लोग आंसर कीजिए फटाफट से 15 सेकंड में। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया गया है जीवाश्म ईंधन और परमाणु ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का। फोसिल फ्यूल्स और जो आपका परमाणु ईंधन है, ये दोनों ही अनवीकरणीय सोर्स हो जाएंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग का दिया गया है ये कि ऊर्जा का उपयोग मानव प्रवृत्त जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदान करता है। जलवायु परिवर्तन में ऊर्जा का उपयोग, ये तो यहाँ पर नहीं है इसको, नहीं ये नहीं, ये तो होगा। ऊर्जा का उपयोग मानव प्रवृत्त जलवायु परिवर्तन में, ये होगा, सी तो होगा। बी में कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत मुख्यतः प्रकृति की शक्तियां हैं। ठीक है, नवीकरणीय की जो संधारणीय है, आमतौर पर भारी पर्यावरण प्रदूषण पैदा करती हैं। वो भी किसकी बोल रहा है, रिन्यूएबल की, नवीकरणीय की, जो किससे मिल रही है अपन लोग को, प्रकृति से मिल रही है। देख रहे हो इसकी हिम्मत, ये क्या करेंगी, प्रदूषण पैदा कर देंगी, ऐसा नहीं होगा। ये बी ऑप्शन आप लोग का गलत हो जाएगा। सी में कह रहा है ये कि परमाणु शक्ति संयंत्रों से ग्रीन हाउस गैसों का शून्य उत्सर्जन होता है, ये सही है। ये सही है आप लोग का, जो परमाणु शक्ति संयंत्र है, ग्रीन हाउस गैसों का शून्य एमिशन रखा गया, डी करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों की सापेक्षिक कीमतें मांग को प्रभावित नहीं करती हैं, क्यों नहीं करेंगी यार, मांग को तो प्रभावित करेंगी, एनर्जी है। ई गलत हो जाएगा आप लोगों का, तो ऑप्शन ACD करेक्ट है। फर्स्ट वाला यहाँ पे आप लोग का सभी का करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों से ये जीवाश्म ईंधन और फोसिल, ये परमाणु ईंधन की बात कर रहा है, अनवीकरणीय संसाधन की बात कर रहा है। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं बताइए। ये क्या होते हैं, एक बार यूज करने के बाद में खत्म हो जाते हैं। इनका जब अपन लोग दोबारा रीयूज करेंगे तो उसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, काफी ज्यादा साल लगेंगे, 100, 200, 400, 1000 साल भी लग सकती है। तो ये क्या है, हाल ही आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग का
इसके उदाहरण लिख लीजिए, कभी कभार पूछ लिया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, परमाणु ईंधन, ये तो यहाँ पे लिखे ही है। प्राकृतिक गैस, ये सभी आप लोग के क्या हो जाएंगे, अनवीकरणीय संसाधन है, जिनको आप लोग एक बार यूज करने के बाद में रीयूज बहुत टाइम बाद कर पाएंगे। नहीं भी कर पाएंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि उनके विचार बीवर की आर्थिक लगान की अवधारणा पर आधारित है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि संकेंद्रीय भूमि उपयोग खंडों में नौ संचालनीय नदी एवं सिंचाई की सुविधाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है। वास्तविक जीवन में किसान सदैव आर्थिक और तर्क संगत दृष्टिकोण से निर्णय करते हैं। ईंधन लकड़ी और टिम्बर लकड़ी के उत्पादन क्षेत्र वैधता खो चुके हैं। एशिया में समरूपी तल सार्वभौमिक है। ACE करेक्ट है, ABC करेक्ट है, CDE या फिर ABCE करेक्ट है। इंग्लिश देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू बॉर्न थ्योरी एंड एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी। His idea were based on Weber concept of economic rent. Navigable river of irrigation facility do not have any impact of concentric land use on. In real life, farmers are always economic and rational in decision making. Firewood and timber production zone has lost its validity. Isotropic surfaces are universal in Asia. चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट से। अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं। चलिए यहाँ पे कौन शामिल नहीं था ये पूछा गया ना कथन में। तो यहाँ पे ये पहला कह रहा है कि इन्होंने क्या किया था, बीबर की आर्थिक लगान की अवधारणा पर आधारित है इनके विचार। ये भी ठीक है, इकोनॉमिक में था, ये करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। फिर इसके बाद में कह रहा है कि संकेंद्रीय भूमि उपयोग खंडों में नौ संचालित नदी या फिर सिंचाई की सुविधाओं का कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी इनके मॉडल में कहा गया था। तो बी ऑप्शन भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में उन्होंने कहा था वास्तविक जीवन में किसान सदैव आर्थिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से निर्णय करते हैं, ये भी आप इन्होंने ही कहा था। सी भी करेक्ट हो जाएगा। ईंधन लकड़ी और टिम्बर लकड़ी के उत्पादन क्षेत्र वैधता खो चुके हैं, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा था। एशिया में समरूपी तल सार्वभौमिक है, ये भी इनका ही कहना था। तो आप लोग का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ABCE करेक्ट हो जाएगा। जो सही है यहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इन्होंने 6 वर्गीकरण और किए थे कृषि के क्षेत्रों के, उनको आप लोग याद रखिएगा, सीक्वेंस से वो पूछे जाते हैं। पहला इन्होंने रखा था केंद्र से बाहर की ओर में, पहले इन्होंने बाजार फसल उत्पादन रखा था। यहाँ पे फल फ्रूट आप लोग रख सकते हैं, फल है सब्जियां हैं, इनको रखा था बाजार फसल का उत्पादन। ये इन्होंने फर्स्ट में रखा था। इसके बाद सेकंड में इन्होंने रखा था लकड़ी की कृषि। फोर्थ थर्ड में इन्होंने रखा था सघन अन्न उत्पादन। फोर्थ में इन्होंने रखा था तीन खेत प्रणाली। फिफ्थ में इन्होंने रखा था, सॉरी यहाँ पे फोर्थ में उन्होंने रखा था तीन खेत प्रणाली, यहाँ पे था, ये फिफ्थ में था तीन खेत प्रणाली। फोर्थ में यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, इसको याद रखना। अन्न की खेती थी और पशुचारण, ठीक है। सिक्स में उन्होंने रखा था विस्तृत पशुपालन। ये इनके आप लोग याद रखना। इन्होंने एक सूत्र भी दिया था, उसको भी याद रख लीजिए। P बराबर P माइनस E+T, इसको याद रखना, ये पूछा जा सकता है। P बराबर क्या होता है, कृषक का लाभ होता है। B बराबर क्या होता है, यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य होता है।
ई बराबर उत्पादन लागत होती है और टी बराबर परिवहन मूल्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव प्रकृति की अंतःक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान करना है, चलिए कर लेते हैं। हिमालय प्रदेश में चीड़ पाइन के वृक्षों में वन अग्नि की अधिक संभावना है। विविध फसलों में एकल फसल यानी कि एक फसली की ओर फसल प्रतिरूप में परिवर्तन से भारत में खाद्य सुरक्षा को खतरा है। मलिन बस्तियों में निवास केवल महानगरों से संबंधित है। रबी और खरीफ की ऋतुओं में गेहूं और चावल की वैकल्पिक खेती से भूमि में नाइट्रोजन का क्षरण होता है। बताइए यहाँ पे फटाफट से कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं ABC, ABD, BCD और ACD। इंग्लिश देख लीजिए इनका तब तक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिव अ मैन नेचर interaction. In Himalaya region, pine tree are more prone to forest fire. Shifting of cropping pattern from diversified crop to monoculture is a threat to food security in India. Slum habitation in associate with metropolitan cities only. Alternative cultivation of wheat and rice in Rabi and Kharif season डेट्रोएट इन नाइट्रोजन इन सॉइल। अल्टरनेटिव कल्टीवेशन ऑफ बीट एंड राइस, ये तो आपका सेकंड फिर से वही हो गया है। चलिए यहाँ पे आप लोग इसी को देख लीजिए, आंसर कीजिए इसका फटाफट से। आप लोगों ने अगर पढ़ लिया है तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है मानव प्रकृति की। तो पहले यहाँ पे दिया गया कि हिमालय प्रदेश में जो चीड़ के पाइन के वृक्ष है, ये वनाग्नि की अधिक संभावना है, इनमें जल्दी आग पकड़ते हैं ये वाले पौधे। तो ये आपका ये लकड़ी जो चीड़ की होती है या फिर पाइन की होती है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। इसके बाद में आपका जो करेक्ट है यहाँ पे, विविध फसलों में एकल फसल जो एक फसली होती है और फसल प्रतिरूप में परिवर्तन से भारत में खाद्य सुरक्षा को खतरा है और आगे भी होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये भी करेक्ट हो जाएगा बी। यहाँ पर सी कह रहा है कि मलिन बस्तियों में निवास केवल महानगरों से है, तो केवल तो यार नहीं है, और भी कई सारे कारण हैं जिसके कारण यहाँ पे लोग रह रहे हैं, रोजगार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट नहीं हो रहा है। रबी और खरीफ की ऋतुओं में गेहूं और चावल की वैकल्पिक खेती से भूमि में नाइट्रोजन का क्षरण होता है, ये बात सही है। नाइट्रोजन का यहाँ पे क्षरण होता है। ठीक है, ABD करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए जो अवसंरचना साक्षरता और भारत के प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है। इंदिरा गांधी नहर सतलज और रावी नदियों के संगम पर हरिकी बैराज से निकलती है। ठीक है, प्रभावी सफल साक्षरता दर की गणना 5 वर्ष और अधिक आयु की कुल आबादी में से साक्षर की संख्या से की जाती है। बाघ परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1973 में, जिसमें 9 बाघों को पहली बार संरक्षित किया गया था। 2018 में बाघों की संख्या 50 संरक्षित की गई है। ठीक है, गुजरात भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन रखता है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, ABBCCD या फिर AC। इंग्लिश में देख लीजिए। इंदिरा गांधी कैनाल originate from Harike Barrage at the confluence of Satluj and Ravi River. Effective literacy rate is calculated as the number of literate person out of the total population aged 5 years and above. Project Tiger was launched in 1973 with 9 tiger reserve, and by the 2080 it reached to 15 tiger reserve. Gujarat accounts the second largest mangrove forest in India. बताइए यहाँ पे कौन सा आप लोग आंसर करेक्ट कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो हो जाएगा, जो बाघ परियोजना आरंभ की गई थी 1973 में, 9 बाघों को यहाँ पर संरक्षित किया गया था, ये सही है। ठीक है, और इसके बाद में 2018 में बाघों की संख्या 50 हो गई थी, ये भी सही है। सी ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। गुजरात भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन रखता है, तो ये भी आप लोग का क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। डी भी करेक्ट है। क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सबसे बड़ा कौन है, गुजरात से पहले कौन होगा, तो वो आप लोगों का पश्चिम
बंगाल होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल नंबर फर्स्ट पर है, जो मैंग्रोव कवर में आप लोग देखें हिस्सा 42.45, और गुजरात के पास में 23.65 है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी और डी हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन खाइयों की गहराई 10,000 मीटर से कम है? कोरिल खाई, प्लूटोरिको खाई, जावा खाई, या फिर टोंगा खाई। खाई यानी कि खाना वाला नहीं, ट्रेंच है ये। ठीक है, मजाक कर रही हूँ यार, इतना तो आप सब लोग जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10,000 मीटर से कम कौन कौन सी हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग की देखिए, एक तो दी गई प्लूटोरिको, ये आपकी 10,000 मीटर से कम है। और इसके बाद में आप लोगों की टोंगा खाई है, ये भी क्या हो जाएगी, 10,000 मीटर की गहराई से इसकी कम पाई जाती है। टोंगा क्या 10,000 मीटर से कम? नहीं, टोंगा की 10,000 मीटर से कम नहीं है, टोंगा की तो शायद 10,882 है। ये नहीं होगा, इसको हटा दो, टोंगा नहीं होगा, जावा है। ठीक है। हम्म, यहाँ पे प्लूटोरिको और जावा, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, 10,000 मीटर से इनकी गहराई कम होगी। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? विगत कुछ दशकों में महासागर कम अम्लीय बन गए हैं। पिछली शताब्दी के दौरान समुद्री सतह से तापमान में वृद्धि हुई है। 1880 से समुद्री जल स्तर में 1 इंच के लगभग 6 से 6/10 भाग में वृद्धि हुई है। महासागर आगामी वर्षों में कम कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करेंगे। ए बी करेक्ट है, ए सी करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है, या फिर ए और डी करेक्ट है। यहाँ पे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ओशियन आर नॉट ट्रू? द ओशियनिक हैव become less acidic over the past few decades. The sea surface temperature has increased during the last century. Sea level has risen at the rate approximately 16th of an inches since 1880. The ocean will store less carbon dioxide in the coming years. बताइए इसका आंसर फटाफट से। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे आंसर जो सही होगा आपका, विगत कुछ दशकों में महासागर कम अम्लीय बन गए हैं, ये सही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिछली शताब्दी के दौरान समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, यहाँ पे घटोतरी हुई है। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोग, अच्छा सही नहीं है पूछा गया है। हाँ तो सही तो है यार ये, कम अम्लीय, कम अम्लीय नहीं है ये, अधिक अम्लीय हो रहे हैं, तापमान में वृद्धि हुई है। गलत, हाँ हाँ, तो गलत ही तो पूछा यार, सही तो है। ठीक है, ये विगत कुछ दशकों में महासागर कम अम्लीय बन गए, तो ये ऑप्शन आप लोग का गलत होगा, तो ये सही हो जाएगा। पिछली शताब्दी के दौरान समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हुई है, ये आप लोगों का सही हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको गलत कर देंगे। 1880 से समुद्र जल स्तर में 1 इंच लगभग 6/10 भाग में वृद्धि हुई है, तो ये भी आप लोगों का ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। मतलब सही है, इसीलिए गलत हो जाएगा। महासागर आगामी वर्षों में कम कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करेंगे। देखिए प्रदूषण के मामले में तो आप कम होइए ही मत, ये आप लोग गलत जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बी और सी को सही मान के गलत कर देंगे, और ए और सी को गलत मान करके सही कर देंगे, ए और डी को। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोरियोलिस बल पृथ्वी के सापेक्ष सभी गतिविधियों में उपस्थित है। कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर शून्य होता है। कोरियोलिस बल की शक्ति गति के वेग के साथ में परिवर्तित होती है, अक्षांश के साथ में घटती भी है। कोरियोलिस बल के कारण हुए विचलन की मात्रा पृथ्वी के घूर्णन, देशांतर और वस्तु के अनुमान से भिन्न होती है। करेक्ट यहाँ पे बताना है आप लोगों को, ए और बी करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है, सी और डी करेक्ट है, ए और सी करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पे ये देख लीजिए, और भी देख लीजिए इंग्लिश में। Coriolis force is present in all motion relative to Earth. Coriolis force is maximum to equator and zero at pole. The extent of Coriolis force varies with speed of motion and also decrease with latitude. The amount of deflection caused by Coriolis force varies according to rotation of Earth longitude and objects. A and B correct है, B and C correct है, C and D correct है। तो यहाँ पे आप लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर रहे हो आप? हाय, चलिए यहाँ पे देखिए, कोरियस बल पृथ्वी के सापेक्ष सभी गतिविधियों में उपस्थित होता है। ये आप लोग का सही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में कोरियलिस बल की शक्ति गति के वेग के साथ में परिवर्तित होती है, अक्षांश के साथ में घटती भी है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोरियलिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर शून्य होता है, उल्टा दिया गया है। भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। कोरियलिस बल के कारण हुए विचलन की मात्रा पृथ्वी के घूर्णन, देशांतर और वस्तु के अनुसार भिन्न होती है। तो यहाँ पर नहीं, ऐसा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो डी ऑप्शन भी गलत है, ए और सी करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट कर जाएंगे। चलिए फटाफट से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़िए। जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्राक्षीय आंकड़े के स्रोत है? ऐतिहासिक दस्तावेज, उपग्रह डेटा, समुद्र तलीय अवसाद, जीवाश्मी पराग। यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए और सी, बी और सी, ए बी डी और ए सी, सॉरी सी डी। इंग्लिश देख लीजिए इसकी, कहाँ गया? इसका दिया तो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा सोर्स ऑफ प्रॉक्सी डाटा क्लाइमेट चेंज स्टडी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, सी फ्लड, सेडिमेंट, सैटेलाइट डेटा, फॉसिल फ्यूल्स। जब आप लोग पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में, तो किस किस की हेल्प लेंगे, ये यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से। बताइए फटाफट से किस किस की हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग हेल्प ले सकते हैं ऐतिहासिक दस्तावेज की। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, पहले के आप लोग देख सकते हैं कितना टेम्परेचर था, अब कितना है, पहले की कैसी जलवायु थी, अब कैसी जलवायु, किस तरीके के पौधे होते थे, अब कैसे होते हैं। तो इन सबको आप लोग पढ़ सकते हैं। समुद्र तलीय अवसाद के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं जलवायु परिवर्तन को, पानी पहले कहाँ था, अब कहाँ तक पहुंच गया है। जीवाश्मी पराग जो आपके फॉसिल पॉलेंस होते हैं, इनके माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं जलवायु परिवर्तन को। उपग्रह डेटा का यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं है जिससे आप लोग जलवायु परिवर्तन को समझे। तो सी ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट, गलत हो जाएगा। ए बी डी करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। भूमंडलीय तापन के प्रभावों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भूमंडलीय तापन के कारण माना जाता है कि भविष्य में उष्णता लहरों में वृद्धि हो सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक प्रबल होंगे। सूखे से प्रभावित क्षेत्र के घटने की संभावना है। मॉडल इंगित करते हैं कि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बर्षण और जल प्रवाह रन ऑफ रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ए और सी करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है, ए बी डी करेक्ट है और सी और डी करेक्ट है। बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? चलिए इसकी इंग्लिश भी देख लीजिए फटाफट से। Due to global warming, it is believed that heat wave may increase in future. Tropical cyclone will be more intense. It is likely that area affected by drought will decrease. The model indicate that some region will experience significantly more precipitation and runoff. कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा, ए सी डी हो जाएगा। क्या करेक्ट होगा फटाफट से बताइए। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो आगे उसका,
तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा कि भूमंडलीय तापन के प्रभाव के संबंध में कौन से कथन सही पूछे गए हैं, तो सही ही बताएंगे अपन लोग। पहला यहाँ पे दिया गया कि भूमंडलीय तापन के कारण माना जाता है कि भविष्य में उष्णता लहरों में वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो गर्म गर्म हवाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक प्रबल होंगे, बिल्कुल होंगे। बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सी में कह रहा है सूखे से प्रभावित क्षेत्र के घटने की संभावना घट कैसे जाएंगे यार, ठीक है, सी गलत हो जाएगा। मॉडल इंगित करते हैं कि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षण और जल प्रवाह रन ऑफ होगा, बिल्कुल हो सकेगा। डी भी आप लोगों का करेक्ट होगा। तो ए बी डी ऑप्शन यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की प्रबलता प्रायिकता में वृद्धि हो रही है परंतु आर्थिक क्षति घट रही है। बी में कह रहा है अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। प्रशांत महासागर में विकसित चक्रवाती तंत्रों का दक्षिण पूर्वी एशिया पर प्रभाव पड़ता है। 5 से 22 घंटों के भीतर चक्रवात के प्रबल हो जाने के कारण इस मार्ग का पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। बताइए आंसर इसका। इसकी इंग्लिश देखिए, ये रही। The intensity and frequency of tropical cyclone is increasing, but economic damage is decreasing. More capital cyclone occur in Bay of Bengal than Arabian Sea. The cyclone system developed in Pacific Ocean have impact on Southeast Asia. Intensification of cyclone within 5 to 20 hours make prediction of its track difficult. ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को ए एंड बी ओनली दिया गया है, सी ओनली। ए एंड बी और सी ओनली करेक्ट है, बी सी डी करेक्ट है। बताइए यहाँ पे कौन कौन से आप लोग करेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसकी आंसर देखिए। यहाँ पे कह रहा है कौन से कथन सही है। सही में आप लोग चाहोगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की प्रबलता और प्रायिकता में वृद्धि हो रही है परंतु आर्थिक क्षति घट रही है। जब इनमें वृद्धि होगी तो आर्थिक क्षति घटेगी कैसे, आपको इकोनॉमिक क्षति तो होगी ना। तो ये आप लोग का ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, ये आपका सही बोल रहा है। प्रशांत महासागर में विकसित चक्रवाती तंत्रों की दक्षिण पूर्वी एशिया पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा दक्षिण पूर्व एशिया पर। 5 से 22 घंटों के भीतर चक्रवात के प्रबल हो जाने के कारण इसके मार्ग का पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड इसकी हो जाती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी सी डी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ज्वालामुखी दी गई है पीलियन प्रकार की, हवाईयन प्रकार की ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोलियन प्रकार की है, बल्केनियन प्रकार की है। अत्यधिक द्रवित बेसाल्टिक लावा निस्सरण एवं शांत प्रकृति का होता है। कम द्रवित बेसाल्टिक लावा होता है, विस्फोटक प्रकृति का होता है। श्यान लावा जो हवा के संपर्क में आने के बाद में द्रव अवस्था में नहीं रहता है। अत्यधिक श्यान लावा जो प्रचंड रूप से होता है। इंग्लिश में देख लीजिए इसका। पिलियन टाइप, पिलियन टाइप में हवाईयन टाइप, स्टाम्बोलियन, वल्केनियन। मोर फ्लड बेसाल्टिक लावा effusive and quiet in nature, less flood basaltic lava and having explosive nature, viscous lava uh, which do not remain liquid after contact with air, extremely viscous lava with violent characters। लगाइए इसको। चलिए कौन सी है पिलियन प्रकार की, इसको देख लीजिए। यहाँ पे पिलियन प्रकार की जो ज्वालामुखी जो होती है, यहाँ पे आप लोग को मिलेगा अत्यधिक श्यान लावा जो प्रचंड रूप में होता है, ठीक है। हवाईयन ज्वालामुखी की आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हवाईयन में अधिक द्रवित होता है। बेसाल्टिक लावा जो कि शांत प्रकृति का होता है, ये आपका हवाईयन प्रकार का हो जाएगा। स्ट्राम्बोलियन में होता है, कम द्रवित होता है। बेसाल्टिक लावा और विस्फोटक प्रकृति का होता है। बल्केनियन में आप लोग का बच्चा श्यान लावा जो हवा के संपर्क में आने के बाद द्रव अवस्था में नहीं रहता है। तो ए का यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ तो देखिए कहीं में दिया गया है, बी का फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए।
यहाँ पे दिए गए आप लोगों को शब्दावली और उनके पहली बार प्रयुक्त किया गया था किसके द्वारा। एथियोलॉजी आचार शास्त्र, पारिस्थितिकी विज्ञान हेक्सिकोलॉजी पारिस्थितिकी निके। अर्नेस्ट हेकल है, सेंट जॉर्ज जैक्सन मिवार्ट है, जे ग्रिंडेल है, आइसोडोर जियोसेंट हिलेरी है। किसके द्वारा कौन सा शब्दावली दी गई थी, आप लोग फटाफट से बताइए। देखिए, जो इथोलॉजी है या फिर आपका आचार शास्त्र है, इसका सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था, ये किया गया था आइसोडोर जियोसेंट हिलेरी के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का करेक्ट हो रहा है। एक को हटा देंगे, दूसरे को हटा देंगे। इसके बाद में आप लोग का आता है पारिस्थितिकी विज्ञान। इसका उपयोग किया था अर्नेस्ट हेकल ने। तो यहाँ पे आप लोग सेकंड वाले की साइड में चले जाएंगे। हेक्सिकोलॉजी का यूज किया था सेंट जॉर्ज जैक्सन मिवार्ट ने। पारिस्थितिकी ने के बचा इसको किया था जे ग्रिंडेल ने। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में भी वही नाम है, इसमें इंग्लिश का कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे पर्यावरण नैतिकता के बारे में उपाय दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं। नर केंद्रवाद, जीव केंद्रवाद, पारिस्थितिकी केंद्रवाद या फिर इकोसेंट्रिक सामाजिक पारिस्थितिकी। इसमें माना जाता है कि इसको देखिए एक एक करके पढ़ेंगे फिर लगाएंगे। इंग्लिश में भी देख लीजिए यहाँ पे आप लोग। एंड ऑथोपोसेंट्रिक, बायो बायो बायोसेंट्रिक एंड इकोसेंट्रिक सोशल इकोलॉजी। ठीक है, पहले इंग्लिश में देख लीजिए। व्यू दैट सोशल हायरार्की आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू बिहेवियर दैट लीड टू इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शंस। व्यू दैट environment deserve direct moral consideration and not consideration that is mainly derived from human or animal interest. View that all environment responsibility is derived from human interest alone. View that all form of life have an inherent right to exist. इंग्लिश में देख लीजिए इनका। नृकेंद्रवाद, इसमें माना जाता है कि सामाजिक पदानुक्रम उन व्यवहारों से सीधे जुड़े होते हैं जो पर्यावरणीय विनाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बताइए यहाँ पे। चलिए, देखिए यहाँ पर नृकेंद्रवाद को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें माना जाता है कि समस्त जो पर्यावरणीय उत्तरदायित्व है केवल मानव रुचियों से प्राप्त किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, नृकेंद्रवाद हो जाएगा। ठीक है, ए का यहाँ पे आप लोग थर्ड में जा रहे हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ए का सब में थर्ड दिया गया है। चलो आगे और देखते हैं। जीव केंद्रवाद, जीव केंद्रवाद में माना जाता है, इसमें माना जाता है कि जीवन के सभी रूपों को अस्तित्व का अंतर्भूत अधिकार है, तो ये आपका फोर्थ में हो जाएगा। फिर आप इसके बाद में आता है आप लोगों का इकोसेंट्रिज्म। इकोसेंट्रिज्म में आप लोग किसको रखेंगे, पर्यावरण को। तो इसमें माना जाता है पर्यावरण प्रत्यक्ष नैतिक महत्व के योग्य है, न कि वह महत्व जो मानव या फिर पशु की रुचियों से प्राप्त किया जाता है। फिर आपका बचता है सामाजिक पारिस्थितिकी, इसमें सामाजिक व्यवहारों को रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आपका जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ए का यहाँ पे थर्ड है, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। ए का फोर्थ हो गया, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ हो रहा था, ये हट गया, ये हट गया। सी का सेकंड था, डी का फर्स्ट था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आप लोग का क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रदेश के प्रकार दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। नियोजन प्रदेश है, औपचारिक प्रदेश, नोडल प्रदेश, बॉलीगत प्रदेश यानी कि वर्नाकुलर रीजन। महानगरीय प्रदेश में रखा किसको जाता है, एनसीआर में किसको रखा जाता है, मध्य पूर्व में, और जलवायु प्रदेशों में किसको रखा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए, जो नियोजन प्रदेश होते हैं वो कौन से होते हैं, एनसीआर होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों का दिल्ली एनसीआर है। औपचारिक प्रदेश जो कि जलवायु प्रदेश होते हैं। नोडल प्रदेश ये आप लोगों के महानगरीय प्रदेश होते हैं। और जो आपके वर्नाकुलर ये आपके मध्य पूरब के होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ए का सेकंड, बी का फोर्थ हो जाएगा। ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़िए।
ये तो इसी का इंग्लिश रीजन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये आप लोगों को प्रादेशिक समूह ब्लॉक दिए गए हैं, उनके मुख्यालय दिए गए हैं, किसका मुख्यालय कहाँ पे है। आसियान पूछा गया है, ईयू पूछा गया है, ओपेक पूछा गया है, सार्क पूछा गया है। काठमांडू, जकार्ता, वियना, ब्रुसेल्स, बताइए किसका कहाँ पे है। चलिए, तो देखिए जो आसियान है इसका कहाँ पे है मुख्यालय, जकार्ता में। ठीक है। ईयू का, यूरोपियन यूनियन, इसका कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। ओपेक का वियना में है, वियना दिया गया है। और सार्क का कहाँ पे है, काठमांडू में है। ठीक है। चलिए, इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, जो आसियान है इसमें कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं, 27 हैं। ठीक है। और जो ओपेक है इसमें 13 सदस्य हैं। और सार्क में 8 सदस्य हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ऑप्शन तो लगाए नहीं, कौन सा करेक्ट है, ए का सेकंड हो जाएगा, बी का फोर्थ है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है आपका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्जना, संस्कृति, आदत और प्रथा। किसी कार्य की बार बार पुनरावृत्ति ताकि वह उस कार्य को करने वाले लोगों का लक्षण बन जाए, ये क्या होता है। बार बार आप लोग किसी को दोहराएंगे तो वो क्या होती है, बताइए। ये आपकी आदत होती है। नहीं नहीं, बार बार उस किसी कार्य की बार बार पुनरावृत्ति, ये क्या होती है, प्रथा होती है। जैसे आप लोग का कल्चर होता है ना, कल्चर तो संस्कृति हो गया। कस्टम, ठीक है, ये दिया गया है यहाँ पे तबू, कल्चर, हैबिट एवं कस्टम। ये आपको यहाँ पर गलत दे दिया गया, अर्नेस्ट हेकल। चलिए, वर्जना क्या होता है, वर्जना होती है आपकी सामाजिक परंपरा होती है। ये क्या होती है, इस पर रोक लगाती है व्यवहार पर, कि हमें ये नहीं करना, ये हमारी संस्कृति में शामिल नहीं है, ये हमारा समाज अलाउ नहीं करेगा। इस तरीके की आप लोग को वर्जना होती है, जिस समाज के डर से आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो आप क्या करेंगे, वर्जना होती है। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। संस्कृति, कल्चर क्या होता है आप लोगों का, संस्कृति होता है जो सामाजिक मापदंड, विश्वास तथा भौतिकता लक्षणों का एक समूह जो लोगों की एक विशिष्ट परंपरा बन जाती है, वो आपकी संस्कृति होती है। आदत क्या होती है, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य को बार बार करना, पुनरावृत्ति होती है, वो आदत होती है। प्रथा, किसी कार्य की बार बार पुनरावृत्ति ताकि उस कार्य को करने वाले लोगों का वो लक्षण बन जाए, ये आपका क्या होता है, कस्टम होता है, प्रथा होती है। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो रहा है वो आपका कौन सा हो जाएगा, एक का यहाँ पे थर्ड है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपके गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफर, राइट, बुंगे और हिडन दिया गया है, इनकी विशेषता दी गई है। देखिए जो सेपर है, इन्होंने क्या किया था, परिघटनाओं के स्थानिक वितरण के लिए नियमों का प्रतिपादन की ओर ध्यान आकर्षण किया था, ये सेफर के द्वारा किया गया था। राइट है, इनके द्वारा क्या किया गया था, जियोसॉफी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये इनकी बुक है। विलियम बुंगे के द्वारा क्या किया गया था, जनता के लिए योजना की बजाय जन सहयोग के साथ में योजना बनानी चाहिए, ये बुंगे के द्वारा कहा गया था। अब बचे हेटनर, तो इन्होंने वितरण के विज्ञान के रूप में भूगोल की आलोचना की थी, ये हेटनर के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा, ए का फोर, बी का थर्ड, ए का फोर, बी का थर्ड, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये तो एलिमिनेट से भी हो जाता, ध्यान नहीं दिया अपन लोगों ने। चलिए, ये आपका इंग्लिश हो जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़िए। तकनीकी विश्लेषण और उनके अनुप्रयोग दिए गए हैं। काल श्रृंखला विश्लेषण, काई स्क्वायर परीक्षण, संकुल विश्लेषण, लॉरेंज कर्व, इसमें कौन सा मैच है सही किससे। चलिए, काल श्रृंखला विश्लेषण, इसमें आप जो रखेंगे, ये एक तर्क संगत विश्वसनीयता के साथ में पूर्वानुमान लगाना होता है। तो ए का यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड तो वैसे एक में दिया गया है,
से आप लोग का निकल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए, काई स्क्वायर परीक्षण क्या होता है? काई स्क्वायर परीक्षण होता है सामान्यतः समरूपता मॉडल के लिए सर्वाधिक रूप से संस्तुत परीक्षण। ए बी का फर्स्ट हो जाएगा। संकुल विश्लेषण, ये आप लोग का होता है, या तो यह क्या होता है, समूहन या फिर विभाजक हो सकता है। लॉरेंज कर्व, द्विविमीय तलों पर वितरण की तुलना होती है, ये आपका लॉरेंज कर्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए यहाँ पे दिया गया आप लोगों को बफरिंग, नेटवर्क विश्लेषण, अंतर्दर्शिता, समुच्चयन। चलिए इसको लगाइए फटाफट से। चलिए समुच्चयन जो आपका होता है, इसमें आप लोग किसको रखेंगे, या फिर आप लोग यहाँ से लगेंगे, नवीन न्यून विवरणात्मक श्रेणियों के सृजन के लिए विस्तृत मानचित्र श्रेणियों का संयोजन करना। संयोजन करना यानी कि समुच्चयन करना, एक समूह में करना। एक आप लोग फोर्थ लगाएंगे। अगर आप लोग एक आप फोर्थ ही लगा रहे हैं तो इससे आप लोग का पहले में ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखते हैं, तो एक या एक से अधिक विशेषताओं की विशिष्ट चौड़ाई के परिक्षेत्र का निर्माण करना। बी में आप लोग जाएंगे तो ये आपका बफरिंग होगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। अफवाह बेसिन में धारा प्रभावों के निर्धारण की अनुमति देना, ये क्या हो जाएगा आप लोग का, नेटवर्क एनालिसिस हो जाएगा। और इसके बाद में आप लोग का बचता है विशिष्ट स्थान से स्थलाकृति लक्षणों को देखने हेतु दस्यांकित मानचित्रण की अनुमति देना, ये आपका अंतर्दृश्यता होता है। तो ऑप्शन आपका पहला यहाँ पर करेक्ट हो ही गया था। ये इंग्लिश में आप लोग देख लेना, ठीक है, दिखाई देगा आपको अब, दे रहा है ना? चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे दिए गए आप लोगों से कोयला खनन दिए गए हैं, उनके राज्य पूछे गए हैं। कौन सा कोयला खनन किस राज्य में है? सिंगरेनी, इब नदी घाटी, कानपुरा और कंपटी। तो देखिए जो आपका सिंगरेनी है ये कहाँ पे है, तेलंगाना में देखने को मिलता है। इब नदी घाटी ये आपको उड़ीसा में मिलेगी, ठीक है। कर्णपुरा ये आपको मिलेगी झारखंड में, और कंपटी देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा एक का थर्ड, देखिए इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेट ही हो जाता, ठीक है, ये भी गया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया, इसमें आप लोग देख लेना। आगे बढ़िए, ये किसका है यार, अच्छा ये तो मैंने बैक कर दिया है। चलिए, निम्नलिखित में से उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम प्रथम से अंत तक व्यवस्थित करना है। क्योटो प्रोटोकॉल, ब्रटलैंड आयोग, पेरिस समझौता, एजेंडा 21। पहले कौन सा आया था और उसके बाद में कौन सा आया था, इस तरीके से आप लोग को चलना है और लगाना है ये। चलिए, तो देखिए सबसे पहले आप लोग का आया था ब्रुटलैंड आयोग, कब आया था ये, 1987 में, ठीक है। कब आया था इसको, 1987 में आया था। तो आप लोग का पहला हो जाएगा ये, यही आया था ना, हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता है, ब्रुटलैंड था। इसके बाद में आप लोग का आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, 1992 में आया था। और इसके बाद में आप लोग का एजेंडा 20 बनाया था, वो कब आया था, 1947 में आया था। फिर ये 2005 में हुआ था, ठीक है। और पेरिस समझौता कब हुआ था, 2015 में हुआ था, 15 से 16 के बीच में। तो अब आप लोग लगा लीजिए बी, बी के बाद में ए के बाद में डी, बी ए डी सी, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। वर्ष 2021 में संस्थापित पवन शक्ति में अग्रणी देशों के सही क्रम, अवरोही क्रम की पहचान करनी है। पवन शक्ति में अग्रणी कौन से रहे थे उनको क्रम से लगाना है 2021 के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए 2021 के अनुसार चले, तो अग्रणी में आपके रहे थे, सबसे पहले चीन रहा था फर्स्ट नंबर पे। चीन के बाद में आप लोग का अमेरिका आता है सेकंड नंबर पे। अमेरिका के बाद में जर्मनी आता है, और जर्मनी के बाद में आप लोग का भारत आता है। एक दो तीन चार, यहाँ पे सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, थर्ड करेक्ट है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए। डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व के सबसे बड़े पर्ण मर्चेंटाइन आयातकों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है? जापान, जर्मनी, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए किसका सही है। ठुन 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 ठुन। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इनका देखा जाए क्रम। तो पहले आप लोग का आएगा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट नंबर पे। इसके बाद में आप लोग का चीन आता है सेकंड नंबर पे। और उल्टा हो गया उसका वही। और इसका क्या है, जर्मनी आता है आपका थर्ड नंबर पे। जापान आता है फोर्थ पे। DCBA फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भारत की बात बात करें इसमें तो भारत 10वें नंबर पे है। नेक्स्ट देखिए, विश्व की निम्नलिखित भाषाओं को उनके बोलने वाले लोगों के परसेंटेज के अनुसार व्यवस्थित अवरोही क्रम में करना है। ठीक है, करिए इसको अवरोही क्रम में फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए चीनी तिब्बती दिया गया है, अफ्रीकी एशियाई दिया गया है, भारतीय यूरोपीय दिया गया है, द्रविड़ और जापानीज दिए गए हैं। अब इनको आप लोग को लगाना है तो सब अवरोही क्रम में चलना है, बड़े से छोटे में चलना है। ठीक है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो पहले आपकी भारोपीय यानी कि भारतीय यूरोपीय बोली जाती है सी। सी के बाद में आप लोग का आता है चीनी तिब्बती। ठीक है, ए। चीनी तिब्बती के बाद में आप लोग की आती है दक्ष अफ्रीकी एशियाई। अफ्रीकी एशियाई ही आती है। अफ्रीकी एशियाई आती है बी। इसके बाद में आप लोगों की आती है द्रविड़। और इसके बाद में आप लोगों की आती है जापानी। CBDE, CABDE फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। भारत में जनसंख्या स्वास्थ्य नीतियों को कालानुक्रम प्राचीन से नवीन तक व्यवस्थित करना है। कौन सी जो राष्ट्रीय नीति है कब आई थी इसके अनुसार आप लोगों को लगाना है। चलिए इसको भी लगा लीजिए फटाफट से, होशियार है आप लोग, सब लगा लेते हैं। हाय। चलिए यहाँ पे दिया गया आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय युवा नीति, राष्ट्रीय विरल रोग नीति, राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति नीति, राष्ट्रीय मानसिकता स्वास्थ्य नीति। बताइए कौन सी नीति कब आई थी। चलिए तो यहाँ पे देखिए आप लोग जाएंगे तो पहले आई थी आप लोगों की राष्ट्रीय युवा नीति। ठीक है, इसके बाद में आती है आप लोगों की राष्ट्रीय निःशक्त नीति। यही आएगी ना, हाँ। इसके बाद में आती है आपकी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति। और इसके बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय विरल रोग नीति सबसे बाद में आती है। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो रहा है। जो राष्ट्रीय युवा नीति आई थी वो आई थी 1988 में। ठीक है, 1988 में ही आई थी ना। और यहाँ पे राष्ट्रीय 1988 में ही थी। हाँ, 1988 में आपकी राष्ट्रीय युवा नीति आई थी। और इसके बाद में आप की आती है निःशक्त नीति। ये आई थी 1900, नहीं ये 2006 में आई थी, लेकिन 1995 के द्वारा आई थी ये। तो ये 1995 इसको माना गया है। ये आप लोग। और जो आपकी इसके बाद में आई थी मानसिक नीति, ये आई थी 2014 में। ठीक है, ये राष्ट्रीय मानसिक नीति 2014 में आई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य नीति 2017 में आती है। ये आपकी विरल रोग नीति है, ये आपकी 2021 में आई थी। ठीक है, इनको आप लोग याद कर लिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक भूगोल की निम्नलिखित अवधारणाओं को पुरातन से नवीनतम कालक्रम में व्यवस्थित करना है। हर्ट्सोन का राजनीतिक भूगोल में कार्यात्मक उपागम, स्पाइकमैन का रिमलैंड सिद्धांत,
मडीज का सीमांत क्षेत्र और सीमा रेखा का संकल्पना, मैकिंडर का हृदय स्थल सिद्धांत। कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, इस तरीके से आप लोग को लगाना है। तो चलिए लगा लीजिए इनको। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी अगर बात की जाए तो मैकिंडर का आया था हृदय स्थल सिद्धांत, ठीक है। डी के बाद में आप लोग का आता है, मैकिंडर के तुरंत बाद आ गया था स्पाइकमेन का, तो डी के बाद में बी आ रहा है। ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। डी के बाद में बी आ रहा है। बी के बाद में हर्ट्सोन की राजनीतिक भूगोल में कार्यात्मक उपागम आए थे। और इसके बाद में आप लोगों के मडीज का सिद्धांत क्षेत्र और सीमा रेखा की संकल्पना आई थी, यानी कि डी बी ए सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा, डी बी ए सी ही होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित उपागमों को कालानुक्रम में रखना है, नारीवाद, व्यवहारवाद, मात्रात्मक क्रांति, निश्चयवाद। इसको भी कालानुक्रम में, यानी कि पहले कौन आया था बाद में कौन आया था, इस तरीके से आप लोग को रखना है। चलिए तो आपका जो नारीवाद है, सबसे पहले जो आया था निश्चयवाद आया था, ठीक है। सबसे पहले आप लोग का निश्चयवाद आता है। निश्चयवाद के बाद मात्रात्मक क्रांति होती है, मात्रात्मक क्रांति के बाद में व्यवहार आता है, व्यवहारवाद के बाद में आप लोगों का नारीवाद आता है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो सी होगा, डी बी ए सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पृथ्वी संसाधनों के विद्युत चुंबकीय दूर संवेदी अवयवों को अनुवर्ती क्रम में संयोजित करना है। वायुमंडल से होते हुए ऊर्जा का प्रसार, ऊर्जा स्रोत, वायुमंडल से होते हुए ऊर्जा का पुनः प्रसारण, भूतल लक्षणों के साथ ऊर्जा अनुक्रियाएं, संवेदक द्वारा आंकड़ों का अभिज्ञान रिकॉर्ड करना, भू स्टेशनों को प्रसारित करना। बताइए यहाँ पे कौन कौन सा, इनको आप लोग को कालानुक्रम में लगाना है। लगाइए फटाफट से। तो मेरी आवाज स्लो हो गई यार। चलिए अब इनको लगा लीजिए फटाफट से, अब थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ऊर्जा का स्रोत सर्च करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ऊर्जा का स्रोत देखेंगे। तो ऊर्जा के स्रोत के बाद में आप लोग का इसको अगर देखेंगे तो लोहे की से हो गया, इसको हटाएंगे। ऊर्जा के स्रोत में वायुमंडल से होते हुए ऊर्जा का प्रसार होगा। इसके बाद में आप लोग भूतल लक्षणों के साथ साथ ऊर्जा की अनुक्रियाएं होंगी। वायुमंडल से होते हुए ऊर्जा का फिर से प्रसारण होगा और इसके बाद में संवेदक द्वारा आंकड़ों का विज्ञान रिकॉर्ड करेंगे, भू स्टेशनों को ये प्रसारित करेंगे। सेकंड ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपको देखने को मिल ही रहा होगा, यहाँ पे कट तो नहीं रहा, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़े से और है, भारत की निम्नलिखित विकास योजनाओं के उनके प्रारंभ के क्रम में व्यवस्थित करना है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। कितने इस बार क्वेश्चन में आप लोगों से कालक्रम लगाने के लिए कहा गया है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, डेट पर जरूर ध्यान देंगे। मैं ये सोच रही थी कि इसमें क्या है कि जो 100 क्वेश्चन कराते हैं उसमें अगर डिटेल साथ में रखेंगे तो हो नहीं पाएगा, इतना बहुत ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। लेकिन एक सेशन में ये सोच रही हूँ कि जो आपके 20-20 क्वेश्चन के करीब में टॉपिक वाइज उठाया जाए और उनके साथ में डिटेल भी कराई जाए। बताइए आप लोग सहमत हो तो वो सेशन अलग से होगा और ये 100 क्वेश्चन का सेशन अलग से होगा। आप लोग बताइए सहमत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए इनको कालानुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आप लोग का आता है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का करेक्ट होगा, यानी कि ये सी नहीं, मतलब सी फर्स्ट नंबर पे आएगा। ये कब आया था, 1948 में आया था, ठीक है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन आया था। इसके बाद में आप लोग का आता है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आते हैं। सी के बाद में आप लोग का यही आता है ना, हाँ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू होता है और ये होता है आप लोगों का 1973 से 74 के बीच में करीब होता है शायद। और इसके बाद में आप लोगों का होता है समेकित ग्रामीण विकास। ये होता है 78 से 79 के बीच में। 78 से 79 के बीच में ये प्रारंभ होता है। इसके बाद में आप लोगों का मरुस्थल प्रकाश कार्यक्रम शुरू होता है।
है ना। ये होता है आप लोगों का, इसके बाद में ही होता है 78-79 के साथ साथ इसका भी विकास होता है शायद। लेकिन ये जो लागू होता है 1999 से होता है, इसका करीब यही था। और मैं कंफर्म करके बता दूंगी, वैसे यही है। ठीक है। और सबसे बाद में आप लोग का आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, इसका मैं देख करके बताऊंगी। ये आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट होगा CEDAB हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों को कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के परसेंटेज भाग के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल। कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? अच्छा, अवरोही क्रम में चलना है, करेक्ट नहीं बताना है। वो भी वन क्षेत्र के परसेंटेज के आधार पर। चलिए इनको भी लगा लीजिए वन क्षेत्र में। तो देखिए आप लोग वन क्षेत्र में जाएंगे अवरोही क्रम में, बड़े से छोटे में यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा केरल के पास में वन है, करीब 52.30%। ठीक है। इसके बाद में आप लोग का आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पास में करीब हो जाएंगे 45.43%। और इसके बाद में उड़ीसा उड़ीसा आता है 32.98%। पश्चिम बंगाल के पास में 18.98%। अब इनको लगा लीजिए DACB। DACB यानी कि सेकंड ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आर्थिक गतिविधि की बढ़ती जटिलता और विविधता जनसंख्या वितरण की असमानता को प्रोत्साहित कर रही है। आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का बढ़ता नियंत्रण एक महत्वपूर्ण उभरता कारक है जो कि जनसंख्या प्रतिमान को प्रभावित करता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही से व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है। ए सही नहीं है, आर गलत है। यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश में देख लीजिए। इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकरेज अनइवननेस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। Increasing government control over economic activity emerged as a significant factor in the light of above statements. Sorry, in affecting population patterns. तो यहाँ पे आप लोग कौन सा ऑप्शन के साथ में जाएंगे? फटाफट से इसका आंसर कीजिए, क्या करेक्ट होगा? देखिए जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसकी बढ़ती जटिलता और विविधता जनसंख्या वितरण की असमानता को प्रोत्साहित करती है, ये आप लोगों का सही हो जाएगा। आर्थिक गतिविधि पर सरकार का बढ़ता नियंत्रण एक महत्वपूर्ण उभरता कारक है जो जनसंख्या प्रतिमान को प्रभावित करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या है? ए और आर दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं हो रही है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। फुटपाथ पर वृक्ष की गहरी परछाइयों को स्वचालित वर्गीकरण प्रक्रिया में जल के रूप में गलत वर्गीकरण किया जा सकता है। दृश्य अनुदैर्ध्य बिंब में छायाओं के अंदर निहित वस्तुएं पूर्णतः प्रदीप्त स्थिति की तुलना में अधिक काली और नीली दिखाई देंगी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को दिए गए, इनको पढ़ लीजिएगा कौन सा सही है। इनविजिबल वेवलेंथ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट इनसाइड शैडो विल ट्रेंड टू अपीयर डार्कर एंड ब्लूअर देन इफ दे वर फुली इल्यूमिनेटेड। Invisible wavelength imaginary object inside shadow will tend to appear and blur then if they were fully illuminated। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो फुटपाथ है उस पर वृक्ष की गहरी परछाइयों को स्वचालित बिंब वर्गीकरण प्रक्रिया में जल के रूप में गलत वर्गीकरण किया जा सकता है क्योंकि दृश्य अनुदैर्ध्य बिंब में छायाओं के अंदर निहित वस्तुएं पूर्णतः प्रदीप्ति स्थिति की तुलना में अधिक काली या फिर नीली दिखाई देती हैं। ये बात आपकी सही हो जाएगी। और जो आर है दोनों ए सही हो जाएगा, इनकी व्याख्या भी सही हो जाएगी, तो ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पर, दक्कन पठारी प्रदेशों में गन्ने की खेती भारत के उत्तरी प्रदेशों की अपेक्षा अधिक लाभकारी है। भारत के गन्ना उत्पादक उत्तरी प्रदेशों में स्थित चीनी मिलों की संख्या यहाँ पे कम बता रहा है। बताइए।
आंसर कीजिए इसका फटाफट से। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं, एक सत्य दूसरा गलत है, पहला गलत दूसरा सही है। तो देखिए यहाँ पे जो दक्कन पठारी प्रदेश में गन्ने की खेती भारत के उत्तरी प्रदेशों की अपेक्षा अधिक लाभकारी है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां की जलवायु है ऐसी। एक मिनट, ये तो आपको दिख रहा है, क्योंकि वहां की क्या है, जलवायु इस टाइप की है कि वहां पे जो गन्ने की खेती है वो काफी अच्छी हो रही है, तो इसलिए आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है सही दिया गया है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि भारत के गन्ना उत्पादक उत्तरी प्रदेशों में स्थित चीनी मिलों की संख्या कम है, ये गलत हो जाएगा। जो उत्तरी प्रदेश है वहां पे चीनी मिलों की संख्या आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। एक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में खनिजों का संतुलन एक दिशीय होता है। खनिजों का संतुलन ये एक दिशीय बता रहा है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का संचलन चक्रीय होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो खनिजों का यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में खनिजों का संचलन ये एक दिशीय बता रहा है, तो यहाँ पे एक दिशीय नहीं होगा, कैसा होगा, चक्रीय होता है। ठीक है, कैसा होता है ये, चक्रीय होता है। और जो आपका ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का संचलन चक्रीय बता रहा है, तो यहाँ पे आप लोग एक दिशीय कर दो। ठीक है, तो आपके जो दोनों ऑप्शन है क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, दोनों ही यहाँ पे असत्य है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। राज्य को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि राज्य भौगोलिक रूप से जनसंख्या संयोजित क्षेत्र है, जिसमें संपूर्ण क्षेत्र के आंशिक नियंत्रण हेतु एक सरकार होती है। आंशिक नियंत्रण हेतु यार बात करना है ये। राज्य वह मानव समुदाय है जो किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत भौतिक बलों के वैध प्रयोगों के एकाधिकार का दावा करता है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ये बात कर रहा है कि राज्य को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि राज्य भौगोलिक रूप से जनसंख्या संयोजित क्षेत्र, यहाँ तक ठीक है, जिसमें संपूर्ण क्षेत्र के आंशिक नियंत्रण हेतु एक सरकार होती है। आंशिक नहीं, आपका इसका पूर्ण नियंत्रण होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे गलत हो रहा है। एक से ही आपका आंसर सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि राज्य वह मानव समुदाय है जो किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत भौतिक बलों के वैध प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, और है क्या। चलिए, तो आपके अब क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। 50 से ऊपर ही क्वेश्चन थे ये, 60 के करीब में, 60 65 के करीब में क्वेश्चन होंगे, तो इतने आप लोगों ने कर लिए हैं। आप लोग बता दीजिएगा कि जो मैं सोच रही थी कि एक डिटेल वाइज टॉपिक सेशन रखूं, जिसमें डिटेल रहे और करीब 20 या 25 क्वेश्चन के एक टॉपिक से रखे जाएं। ठीक है, ये सेशन कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।